है ये पुलिस फोर्स के साथ उसके घर गया और सर्च किया बिना सर्च वारंट के। देखो जब वो बोल रहा है कि बिना सर्च वारंट के किया, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या ये बिना सर्च वारंट के सर्च कर सकता था। हमको पता होना चाहिए कि अगर वो सर्च करता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। इसीलिए मैंने जब आपको कल क्वेश्चन शेयर किया था, मैंने आपको कहा था कि भैया इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना कि सर्च अगर करता है तो क्या वो सर्च कर सकता है या नहीं, सर्च का प्रोसीजर। अब आते हैं, उतने में कहा गया कि भैया जो एक्यूज है वो अपना घर मतलब घर छोड़ के कहीं बाहर गया हुआ था। और ये क्या बोल रहा है, एक्यूज हैड लेफ्ट हिज हाउस फॉर यूजिंग दोज नोट। मतलब वो कह रहा है कि साहब हम गए ना तो वो घर पे नहीं था, वो बाहर गया हुआ था, किस लिए, नोट को यूज करने, मतलब मार्केट में उसको चलाने के लिए। ठीक है जी। आने के बाद जो है इंस्पेक्टर ने कृष्ण कुमार को कहा कि भैया तुम्हारे घर का सर्च करना है, क्योंकि हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि तुमने एक अपराध किया है। कृष्ण कुमार का जो हाउस है वो सर्च किया जाता है। सर्च के ऊपर जो पुलिस पार्टी है उसको नोट मिलते हैं, 100 रुपए के नोट होते हैं। किस बॉक्स के अंदर, जो कपड़ों के लिए, मतलब कपड़ों के लिए अपने जो बॉक्स नहीं, चाहे अलमारी बोल दो, कोई भी कपड़े के लिए बॉक्स बोल दो, उसमें। ऑन काउंटिंग इट कोर्ट नोट कितने हुए, 3 लाख रुपए हुए। प्रीलिम इंक्वायरी दोज नोट्स अपीयर टू बी काउंटरफिटेड, द नोट्स वर लॉफुल। मतलब वो कहता है जब जांच की गई, देखने पर पता लगा कि ये नकली नोट लग रहे हैं, तो उन नोटों को सीज किया गया लोकल विटनेस के सामने। और एक्यूज वाज नॉट इन पोज, मतलब एक्यूज ने वहां पर कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके बाद उसको अरेस्ट करके लाया गया। लाने के बाद जो वहां कोई बैंक मैनेजर था उसको बुलाया गया, उसको कहा गया कि भैया बताओ नोट गलत है या सही है। उसने भी कहा कि नकली है। फिर कृष्ण कुमार को लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया, जहां से उस मजिस्ट्रेट ने उसको क्या कर दिया, रिमांड पे डाल दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो नोट्स है किसको भेजे गए, एक्सपर्ट को भेजे गए, और एक्सपर्ट ने कहा कि नोट क्या है, नकली। फिर चार्जशीट फाइल की गई, विटनेसेस आए, डिफेंस ऑफ एक्यूज, एक्यूज का क्या कहना है कि भैया उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, द नोट्स आर नॉट, उसका ये कहना है कि साहब मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, नोट्स जो है मतलब नकली है, ये तो ऐसी उसने कुछ भी लाइन बोली, सील्ड नहीं है, और मेरे को किसी और ने नोट्स दिए, मतलब शहर के किसी आदमी ने दिए थे, और मेरे को नहीं पता था कि ये नकली नहीं है, मेरे को ये पता नहीं था। अब बताओ केस के फैक्ट, दोबारा बोलता हूं, आपने केस के फैक्ट पढ़े, दोबारा बात करते हैं। जजमेंट राइटिंग के अंदर हम सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फैक्ट पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, अभियुक्त का नाम क्या है, कहां का थाना लगेगा, कोर्ट कहां की लगेगी, कौन सी कोर्ट लगेगी, सेशन कोर्ट को लगेगा, सेशन कोर्ट क्यों लगेगा जी, नकली नोट, क्योंकि नकली नोटों का मामला वहीं जाता है। आप बीएनएसएस का शेड्यूल 1 बोल दो, या सीआरपीसी बोल दो, या आईपीसी बोल दो, कोई भी बोल दो, नकली नोट का मामला कहां जाता है, सेशन कोर्ट के अंदर। अब आ जाओ, तो फिर इसने हमको ये क्यों बोला कि ये तो जेएम को भेजा गया, जेएम ने रिमांड भेजी, ये क्यों बोला इसने हमको, ये क्यों बोला, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ। हालांकि प्रक्रिया यही होती है कि डायरेक्ट, आप लोगों ने सीआरपीसी बीएनएसएस पढ़ी होगी, डायरेक्ट मामला सेशन कोर्ट में नहीं जाता, पहले कहां जाता है, जेएम कोर्ट में। जेएम कोर्ट फिर उस मामले को क्या करती है, कमिट, कौन सा सेक्शन, सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन, कमिटमेंट ऑफ कोस्ट केस टू सेशन कोर्ट किस सेक्शन में है, बीएनएसएस है वो, है ना, 232 बीएनएसएस ना, और सीआरपीसी, सीआरपीसी का 209, 209। ध्यान देना, यहां पर जो इन्होंने जेएम लिखा है ना, वो ऐसे लिखा है कि प्रक्रिया होती है। कोई भी ऐसा केस जो सेशन कोर्ट का होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं जाता। मान लीजिए आज मर्डर का केस भी होता है ना, जो सेशन कोर्ट में जाता है, वो डायरेक्ट नहीं जाता। वो क्या होगा, पुलिस वाले क्या करेंगे, जांच करेंगे, पहले रिपोर्ट भेजेंगे जेएम कोर्ट को। जेएम कोर्ट क्या करेगी, जो भी छोटी मोटी जांच करनी है, जांच मतलब प्रीलिम इंक्वायरी करनी है करके, फिर जेएम कोर्ट क्या करती है, वो मामले को भेजती है सेशन कोर्ट। प्रक्रिया ये होती है, डायरेक्ट कभी भी केस सेशन कोर्ट में नहीं जाता। अगर सेशन कोर्ट भी किसी केस को ट्रायल करेगी, या सिर्फ सेशन कोर्ट कर सकती है, तब भी पहले फाइल जाएगी जेएम कोर्ट। जेएम कोर्ट जो है उस फाइल को किसको भेजती है, सेशन कोर्ट को। रिमांड लेना है कहां से लोगे, जेएम कोर्ट से। कस्टडी लेनी है कहां से लोगे जांच के दौरान, जेएम कोर्ट से। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट, ठीक है। दोबारा आते हैं, कौन सी कोर्ट लगेगी, कोर्ट कौन सी लगेगी, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय भरतपुर। अब आते हैं, देखो लिखवाने में कुछ भी नहीं है, मैं फटाफट लिखवा दूंगा, मेन बेसिक बातें हैं। कितनी तारीख का अपराध है,
कितनी तारीख का अपराध है? नहीं दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? एलिज्ड डेट। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, कथित तारीख और समय, एलिज्ड डेट एंड टाइम। ये ध्यान रखना, राजस्थान जुडिशरी का ऐसा पैटर्न है, वो कई बार कुछ देते नहीं है, डेट टाइम देते नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे एलिज्ड डेट एंड टाइम। अब आते हैं, ये जो अपराधी है इसके मोटे मोटे फैक्ट ये हैं, मोटा मोटी फैक्ट की बात करते हैं। कृष्ण कुमार इसका नाम है। पुलिस वाले को ये रिपोर्ट पता लगती है कि भैया इसको किसी ने बताया कि उसके घर पे नकली नोट मिले हैं। वो जाता है, जांच करता है। जांच कैसे करता है? बिना वारंट के। क्या बिना वारंट के सर्च कर सकता था ये? ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, क्यों नहीं कर सकता अगर आपने बोला नो? जी रिंकू जी, क्यों नहीं कर सकता? चलिए आते हैं। देखो, कभी भी ये ध्यान रखना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अरेस्ट विदाउट वारंट रोक दे या सर्च विदाउट वारंट रोक दे। सर्च के अंदर करना क्या होता है, उसको यही तो करना होता है कि पुलिस की डायरी होती है, वहां लिख के जाना होता है कि मैं फलानी जगह सर्च करने जा रहा हूँ, इसलिए एक लिखना होता है क्यों करने जा रहे हो। वो सब हमारे को नहीं बताया कि फॉर्मेलिटी पूरी हुई या नहीं हुई, तो हम कैसे बोल देंगे फॉर्मेलिटी नहीं पूरी हुई? जैसे एक प्रक्रिया होती है, ये कहा जाता है कि भैया अगर आप बिना वारंट के सर्च करने जाते हो ना, तो सर्च से पहले आप क्या करोगे? पुलिस डायरी में नोट करोगे कि आप बिना वारंट के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस पर्पस से जा रहे हो, नकली नोट ढूंढने जा रहे हो। हमको नहीं बताया कि उसने वो लिखा या नहीं लिखा, हम कैसे मान ले उसने नहीं लिखा? तो हम इसमें नहीं जाएंगे। और दूसरी बात और, इस बात का डिफेंस एक्यूज ने भी नहीं उठाया, तो हम क्यों उठाएंगे भैया? हम उठाएंगे इस चीज को लेकर। उसके अलावा क्या एक्यूज ने ये बोला कि साहब ये सर्च नहीं कर सकते थे? क्या एक्यूज ने ये बोला कि साहब मेरे घर से नोट नहीं मिले? नहीं बोला। तो हम सर्च के ऊपर, जब एक्यूज खुद मान रहा है कि हाँ साहब मिले तो मेरे घर से हैं, एक्यूज मान रहा है ना कि हाँ साहब मिले तो मेरे घर से हैं, पर मेरे को पता नहीं कि नकली थे, मेरे को तो किसी और ने दिए, मिले मेरे घर से हैं, वो मान रहा है खुद ही। वो ये बात भी मान रहा है, वो ये बात भी मना नहीं कर रहा कि साहब ये सर्च नहीं कर सकते थे। इस चीज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, हम भी नहीं जाएंगे इस चीज में। कोई डाउट? हम बस एक चीज चेक करेंगे कि क्या जब सर्च हुआ, दो विटनेस थे क्या वहां पे? दो गवाह थे क्या, लोकेलिटी या कोई भी यहां पर है? केस के फैक्ट में है क्या? है, चेक करिए, केस के फैक्ट पढ़िए, है। हाँ, इसके इसमें क्या? हाँ हाँ, वही वही कहाँ पे हाँ ये रहा, बिफोर लोकल विटनेस। ये रहा ना, ये रहा, नोट्स वर लॉफुली सीज्ड बिफोर लोकल विटनेस। ठीक है, हमको सिर्फ एक ही चीज देखनी थी कि भैया दो लोगों के बीच में सामने सर्च हुई है कि नहीं हुई। कोई डाउट? चलो, सर्च को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद कहानी आती है कि भैया सर्च होती है, सर्च बिना वारंट के होती है, कोई बात नहीं, जब सामने वाली पार्टी को दिक्कत नहीं है हम क्यों उठाएं। फिर उसके बाद गवाह है तो सर्च वैसे ही वैलिड हो गई। उसके बाद बात आती है कि भैया फिर उसको पेश किया गया। अब मोटा मोटी बात यह आती है कि इस पर धारा कौन सी लगेगी, बताओ, धारा कौन सी लगेगी? यस, कौन सा सेक्शन लगाओगे? 180 BNS, है ना, पूरा बताया, अगर ये फिर डाउट कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा कह रहा है कि इस पे 179 लगेगी, कोई भी ऐसा कह रहा है इस पे जो काउंटरफिट नोट वाला कॉइन वाला नहीं है, 239 ये सब एरिया जो है, कोई भी ऐसा कह रहा है जो ये लगेगी? हाँ जी, कोई भी ऐसा जो ये कह रहा हो कि 239 240 ऐसा कुछ लगेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? हाँ जी, यस 178 178 क्या ये आपका, उसमें आईपीसी की बात कर रहा हूं मैं। कोई भी ऐसा? चलो ध्यान देना, कौन सा सेक्शन लगेगा? 180। 179 क्यों नहीं लगा रहे हम? 179 क्यों नहीं लगा रहे कि आप किसी नकली नोटों को जेन्युइन यूज कर रहे हो? 179 क्यों नहीं लगा रहे? यूज करते हुए पकड़ा नहीं गया ना सर, वो पुलिस वाला कह रहा है। पुलिस वाले ने कहा ना कि साहब वो गया हुआ था यूज करने। आपको कैसे पता, आप वहां थे क्या?
उसने यूज किया है क्या? आपके कहने से कोई बंदा आया जिसने कहा कि साहब ये मेरे को नकली नोट दे गया, तब तो हम बोले उसने यूज किया है। यूज किया है क्या उसने? यूज नहीं किया। उसके पास से पकड़ी जाए, सिर्फ कौन सा सेक्शन लगेगा? 180, 180 इतना ही लगेगा। अब आते हैं केस के फैक्ट हो गए। यहाँ अभियुक्त का नाम पता लग गया, कोर्ट पता लग गया, सेक्शन पता लग गई, ये हमारा पहला पार्ट खत्म। केस का नाम, कोर्ट, सेक्शन, ये सब हो गया। अब आ जाओ एविडेंस। बताओ कौन कौन से एविडेंस होंगे? आप लोगों को मैंने केस की फाइल भेजी हुई है, बताओ कौन कौन से एविडेंस होंगे? अभियोजन पक्ष के बताओ कौन कौन होंगे? अभियोजन पक्ष के बताओ कौन कौन होंगे अभियोजन पक्ष के? जांच अधिकारी लिख दें? PW1 और ठीक है, एक विटनेस 1, एक विटनेस 2, PW2, PW3, 2 लोग चाहिए ना? 2 लोग हैं। और बताओ। ठीक है, बैंक मैनेजर हो गया। और बताइए। एक्सपर्ट हो गया जी। और बताइए, और कोई है? और कोई है साहब? और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू कर दूं? अब आ जाइए। ये जो जांच अधिकारी है अपने सपोर्ट में क्या पेश करेगा? प्रदर्श P1 में क्या पेश करेगा? FIR और पुलिस रिपोर्ट। ये हो गया प्रदर्श 1, ये हो गया प्रदर्श 2। और क्या पेश करेगा? जब्ती, सीजर मेमो, प्रदर्श 3 हो गए। अब आ जाइए, ये 2 भी किसकी सपोर्ट में आएंगे? जांच। तो ये क्या हम एक साथ लिखेंगे? जब हम अपना एविडेंस वाला काम करेंगे ना, तब ये लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? जांच अधिकारी को पेश किया गया, उसने ये बयान दिए। जांच अधिकारी ने बयान दिए, उसने अपनी सपोर्ट में किसको पेश किया? W1, W2। फिर क्या हुआ? फिर उसने FIR की कॉपी पेश की, पुलिस रिपोर्ट पेश किया, सीजर मेमो, ऐसे हम बोलेंगे। फिर बैंक मैनेजर ने कोई रिपोर्ट पेश की है? बैंक मैनेजर ने कोई रिपोर्ट पेश की है? नहीं पेश की जी, नहीं पेश की। ठीक है। एक्सपर्ट ने कोई रिपोर्ट पेश की है? पेश की है साहब, लिखा हुआ है, एक्सपर्ट ने रिपोर्ट पेश की। हाँ, है ना? तो एग्जिबिट P4 रिपोर्ट। ठीक है। हाँ, ठीक है, हो गया। यस, कोई डाउट? कंटिन्यू कर दूं? अब बताओ, अभियुक्त के सपोर्ट में कौन आएगा? कौन आएगा गवाह? उसको खुद को तो पेश कर दो। DW1 कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई कागजी सबूत कुछ इसने पेश किया? नहीं पेश किया। ये हो गए एविडेंस स्टेज। हमने केस के फैक्ट भी निकाल दिए, एविडेंस स्टेज भी निकाल दी। अब आ जाओ जजमेंट पे। हमको केस के फैक्ट पता है। केस के फैक्ट हम दोबारा बात कर लेते हैं कि भैया कृष्ण कुमार एक है, पुलिस वाले को पता लगता है इसके घर पे नकली नोट है, वो घर पे जाता है, सर्च करता है बिना वारंट के। सर्च करने पर उसको क्या मिलता है? नकली नोट। नकली नोट मिलते हैं। नकली नोट वो कहां से मिलते हैं? जो कपड़े की डब्बे हैं, वहां से वो नोट जब्त करता है। अभियुक्त कोई बयान नहीं दे पाता, वो जब्त करके ले आता है। जांच करने में पता लगता है कि ये नोट इसी के हैं। अभियुक्त कुछ बोल नहीं पाता, अभियुक्त सिर्फ इतना बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता था ये नकली नोट है, मेरे को नकली नोट किसी ने दिए हैं। किसने दिए हैं नहीं पता, बस नाम बोला कि शहर में किसी आदमी ने दिए, कौन है कैसा है कुछ नहीं पता। किसी को सपोर्ट पेश किया नहीं पता, कोई पेश नहीं हुआ। ये हमारे पास फैक्ट है। अब क्या इसको कन्विक्ट करेंगे क्या हम? चलो अब आ जाओ जजमेंट। आ जाओ जजमेंट पे। कहां से स्टार्ट करेंगे? पहला कोर्ट। आ जाओ भैया, क्या लिखेंगे? सबसे पहला कोर्ट ऑफ सेशन जज, सेंटर में बिल्कुल, कोर्ट ऑफ सेशन जज भरतपुर राजस्थान, सत्र न्यायालय भरतपुर राजस्थान। कोई भी डाउट? हाँ जी।
नकली नोटों का केस सेशन जज में जाता है ना, यही तो हमको ध्यान रखना है। कौन सा केस कौन सी कोर्ट देखेगी? नकली नोटों का केस कौन सी कोर्ट देखती है? सेशन कोर्ट, ठीक है, इसलिए कोर्ट ऑफ सेशन जज। यहां दोबारा बोल देता हूं, ऐसा नहीं लिखना, इन द, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा, सीधा कोर्ट ऑफ सेशन जज, सत्र न्यायालय भरतपुर राजस्थान, ठीक है, ये कुछ नहीं आएगा, इन विन कुछ नहीं आएगा। अब आ जाओ, फिर क्या आएगा? पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नॉर्मली हम लिखते हैं आरजेएस, यहां आएगा आरएचजेएस, क्यों? सत्र न्यायालय है। ये जो जज होता है कौन सा होता है? हायर जुडिशरी का, तो क्या लिखा जाएगा? आरएचजेएस। पीठासीन अधिकारी, हिंदी वाले सीधा लिखेंगे आर एच। आप में से किसी के पास अगर इसका आंसर जो मैंने भेजा है ना हो तो मेरे को व्हाट्सएप डाल देना, भेज दूंगा। फिर सेम एफआईआर संख्या, प्रकरण संख्या लिख दो, प्रकरण संख्या, एफआईआर संख्या, सीआईएस नंबर, एफआईआर नंबर, कोई भी आपत्ति यहाँ पे? ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? राजस्थान सरकार जरिए कौन आया? पीपी आएगा। पहले अपने क्या लाते हैं? असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन। यहाँ क्यों लाए पीपी? क्योंकि सत्र न्यायालय है। सत्र न्यायालय में कौन आता है? सेशन जज में कौन आता है? पीपी, तो पीपी। यहाँ पर आ गया प्रोसिक्यूशन वर्सेस कृष्ण कुमार सन ऑफ एज रेजिडेंस। कैसे निकाल दिया हमने? क्योंकि साहब भरतपुर में उसके घर से वो बोल रहे हैं, तो घर में तो मतलब वहीं रहता है। हाँ जी, भरतपुर एक्यूज्ड, अभियुक्त। फिर उसके बाद ऑफेंस, मैंने दोनों लिख दी क्योंकि भाई अपने को साल समय कुछ नहीं बताया। अपने ऐसा नहीं करना, अगर कुछ नहीं बताया ना तो आप प्रेजेंट के हिसाब से चला देना, कुछ नहीं बताया तो प्रेजेंट के हिसाब से। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि दोनों क्लियर हो जाए। तो ऑफेंस अंडर सेक्शन 180 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 या फिर 389 सी ऑफ इंडियन पिनल कोड, ठीक है। कोई भी डाउट? कंटिन्यू कर दूं? प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। अगर डेट दी हो फिर देखेंगे कब का है, पिछला है, अगला है, फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, फिर आ जाइए प्रेजेंट। अब क्या लिखेंगे? लर्नेड पीपी, मतलब वकील का नाम, कि भैया कौन मौजूद है? विद्वान। यहां पर क्या लिख देंगे? लोक अभियोजक, किसके लिए? फॉर स्टेट। विद्वान अधिवक्ता फॉर एक्यूज्ड। अब ध्यान दे देना, अगर किसी ने अभी तक कोई पहली बार क्लास कर रहा है तो जो इसको हम बोलते हैं पहला पार्ट, इसको क्या बोला जाता है? पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या क्या लिखते हैं? हाँ, ये हमारा बनता है, हम इसको बोलते हैं हमारा क्या? पार्ट 1। हम ऐसे लिखते नहीं पार्ट 1, बस ऐसे चलता है। यहाँ आता है हमारा कोर्ट का नाम। कोर्ट का नाम हम क्या लिखते हैं? सेंटर में। किसमें? सेंटर में। इंग्लिश वालों को ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर में। हाँ, फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर पीठासीन अधिकारी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में हमको कोई नाम वाम कुछ नहीं लिखना, एबीसी हम कुछ नहीं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डैश ब्रैकेट में उसकी पोस्ट, जैसे यहां पर क्या है? RHJS। फिर हम, ये तो सेंटर में आएगा, ये दोनों चीजें सेंटर में आएंगी। फिर आएगा राइट साइड में लिख देते हैं CIS नंबर, FIR। पहला पॉइंट कोर्ट का नाम, दूसरा पॉइंट पीठासीन अधिकारी, तीसरा ये कुछ नहीं, डैश, कोई नंबर वंबर कुछ नहीं। चौथा क्या आएगा? पार्टीज। क्या आएगा? पार्टीज। पार्टीज आएगा ना, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद क्या आएगा? पार्टीज। पार्टीज हम कैसे लिखते हैं? बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग से, जहां से आपका पन्ना चालू हो रहा है वहां से सीधा, कोई कैपिटल कुछ नहीं। स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि हमारे यहाँ आरजेएस का केस होगा तो क्रिमिनल में क्या चलेगा? स्टेट ऑफ राजस्थान। थ्रू अगर सेशन जज है जैसे हमारे यहाँ, पीपी। प्रोसिक्यूशन वर्सेस, वर्सेस हमेशा पूरा लिखना है, सेंटर में लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना। फिर एक्यूज्ड का नाम, जैसे यहाँ है कृष्ण कुमार सन ऑफ डैश, नहीं पता, एज नहीं पता, रेजिडेंस पता है, रेजिडेंस पता है। अब अगर मान लो कोई चीज लिखते लिखते लाइन पेज खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, उसी के जस्ट नीचे ऐसे लिख देना एक्यूज्ड। पहला पॉइंट कोर्ट का नाम, दूसरा पॉइंट पीठासीन अधिकारी, तीसरा केस की मतलब बेसिक डिटेल जो बोलते हैं, चौथा पार्टीज के नाम। फिर आ जाइए पांचवा, पांचवा क्या आएगा? अपराध या फिर ऑफेंस। हेडिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं हेडिंग, सेंटर में, ये कैसे आएगा? सेंटर में। ऑफेंस अंडर सेक्शन जो भी है,
2 हैं, 3 हैं, जो भी है, और पूरा कानून का पूरा नाम लिखा जाएगा। फिर छठा पॉइंट हमारा बनता है क्या, प्रेजेंट या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, उपस्थित, जिसमें हम लिखेंगे नंबर 1 पहले किस वकील का नाम होगा, जो राज्य की तरफ से है, फिर उस वकील का नाम होगा जो अभियुक्त की तरफ से है। ये सेट पैटर्न है, 6 पॉइंट है, सेट है। हमको हाथ, मतलब इसमें तो हाथ ऐसा सेट होना चाहिए कि कोई भी हो, पता हो। कैसे ध्यान रखेंगे, हम जब हमारी जजमेंट राइटिंग चालू करते हैं तो 2 नोट्स बनाते हैं, पहले नोट्स फैक्ट्स के, दूसरे नोट्स एविडेंस के। जो फैक्ट वाले नोट्स है वो हमारे यहाँ काम आते हैं। कोर्ट का नाम हमने लिख लिया, कोर्ट कौन सी होगी ये लिख लिया, अभियुक्त का नाम लिख लिया, ये सब हमने देख लिया, उसके हिसाब से हमने फटाफट लिख दिया। फिर आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा कहां से चालू होता है, जहां हम हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं काय की, जजमेंट की। सेंटर में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा, राइट साइड में लिखेंगे डेट, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं, जजमेंट की हेडिंग डाली जाती है, ठीक है, जजमेंट की हेडिंग डाली जाती है और राइट साइड में डेट। अब आ जाइए, देखिए आपकी इच्छा है, वैसे तो राजस्थान जुडिशरी में क्योंकि हमारे पास समय कम होता है तो आप सीधा लिख सकते हो कि भैया ब्रीफ फैक्ट क्या है, संक्षिप्त में तथ्य क्या है। और अगर आपको लगता है कि भैया 2 लाइनें लिख देनी चाहिए, उससे क्या है, एग्जामिनर थोड़ा आपसे इंप्रेस हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि इसको पता है, इसने जजमेंट राइटिंग पकड़ ली। आपने अगर लिख दिया कि भैया इस केस के अंदर जो कृष्ण कुमार है उस पर किस धारा के अंदर अपराध हुआ है और किस चीज के अंदर हुआ है, अभियुक्त का नाम, सेक्शंस और क्या ऑफेंस है। जैसे यहां पर है सेक्शन 180 किस चीज के लिए, काउंटरफिट करेंसी नोट के कब्जे के लिए। क्या चीज, पता होते हुए नकली नोट रखना, इस चीज के लिए आपने ये लिख दिया, बस। नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप सीधा भी चालू कर दोगे ना, संक्षिप्त में तथ्य क्या है। अब ध्यान देना, ये तो क्या है, जो संक्षिप्त में तथ्य लिखे हुए ना, ये तो कट कॉपी पेस्ट किए हुए हैं जो वहां है। आपको ऐसा नहीं करना, सीधा 4-5 लाइन में संक्षिप्त तथ्य निपटाओ कि भैया संक्षिप्त तथ्य ये है कि कृष्ण कुमार के घर से नकली नोट पकड़े गए। कैसे, सीधा कैसे नकली नोट पकड़े गए, सर्च किया गया था बिना वारंट के, प्रेजेंस ऑफ लोकल विटनेस, वहां से नकली नोट पकड़े गए, मौके पे ये कोई जवाब नहीं दे पाया। बस, जो वो है ना कि बैंक मैनेजर को बुलाया, वो सब एविडेंस स्टेज है, वो सब एविडेंस स्टेज है। जहां तक वो अरेस्ट होता है कि भैया यहीं तक के तथ्य होंगे, घर गए, सर्च हुआ, बिना वारंट के हुआ, नकली नोट पकड़े, जवाब नहीं दे पाया, अरेस्ट हो गया, बस यही तो तथ्य होंगे। बाकी सब तो एविडेंस होगा, सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। बस इतना लिख दो, 2-3 लाइन में ही निपट जाएगा। बट ध्यान देना, जो आपकी ब्रीफ फैक्ट है ना, इसके अंदर एक एरिया होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप ये लिख देते हो ना भैया ये हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई या ये अरेस्ट हो गया, कुछ भी लिखते हो, उसके बाद एक 2 लाइनें चलती हैं। कौन सी, एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के आधार पर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर रिपोर्ट सबमिट की गई, ये लाइनें बनती है। अब ध्यान देना, आपने केस के फैक्ट लिख दीजिए, उसके बाद जहां आप फैक्ट लिख दोगे, जो भी, जैसे मान लो अगर मैं यहां पे लिखता, सीधा लिख देता भैया एलएच, सीधा ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ केस है, एलएच डेट एंड टाइम, कथित तारीख और समय पर कृष्ण कुमार के घर पर पुलिस द्वारा सर्च किया गया बिना वारंट के, 2 लोकल विटनेस की प्रेजेंस में, और वहां से जो है नकली नोट पाए गए जिसको लेकर कृष्ण कुमार कोई जवाब नहीं दे पाया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। बस, उसके बाद लिख दूंगा एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के आधार पर जांच हुई और जांच कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट सबमिट की गई। अब ध्यान देना, जो किताबों में गलती होती है, किताबें क्या बोलती हैं, एफआईआर सबमिट हुई, एफआईआर रजिस्टर हुई, एफआईआर की धारा लिख देते हैं वो 173 सीआरपीसी या फिर आपका क्या नाम है बीएनएसएस का क्या सेक्शन है, 193 है ना, हाँ ठीक है। वो फिर वो लिख देते हैं कि भाई एफआईआर दर्ज हुई 173 में या 193 में, फिर उसके बाद एफआईआर के बाद जांच खत्म हुई, जांच के बाद चार्जशीट सबमिट के गए, वो फलाने सेक्शन में। ये नहीं होता, ऐसा होता है सीधा एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के आधार पर जांच हुई, जांच सबमिट होने के बाद चार्जशीट फाइल की गई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कौन सी धारा बताई गई, चार्जशीट के अंदर कौन सी धारा का अपराध लगाया गया वो लिखा जाता है। और फिर हम लिख देते हैं कि कोर्ट ने उसके आधार पर क्या लिया, प्रसंज्ञान या संज्ञान, कॉग्निजेंस। ये फिक्स लाइन है जो हमको लिखनी है बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, ये जरूर लिखनी है, तब जाके आपके जो केस के फैक्ट है ना वो पूरे माने जाते हैं। तो जब भी आप केस के फैक्ट लिखना, केस के फैक्ट का मतलब ये नहीं होता बस
कट कॉपी पेस्ट, वहां कट कॉपी पेस्ट करने का समय नहीं होगा, इतने बड़े फैक्ट होते हैं कि, तो इसलिए जब आप वो लाइन लिख देते हो ना, संक्षिप्त में तथ्य, ब्रीफ फैक्ट्स, आपका हो गया। अब आप शॉर्ट में लिख सकते हो, 4-5 लाइनों में निपटा सकते हो। बस उसके बाद ये जरूर लिख देना, जो भी फैक्ट लिखते हो ये। और ये लिखते टाइम जब आप फैक्ट लिख रहे हो ना, घबराना मत, कुछ मिस हो गया, कुछ आपने लिख दिया ना कि भैया संक्षिप्त में लिख रहे हैं। संक्षिप्त का मतलब ये होता है कि हम समरी लिख रहे हैं, वहां जो हमको इंपॉर्टेंट मोटा मोटी लगता है हमने लिख दिया। तो यहाँ पर आप कम लिख सकते हो, 4-5 लाइनों में इसको निपटाना, तभी चांस होगा कि अपने जजमेंट राइटिंग पूरी कर पाएंगे। अब एज यूजुअल अगला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट अपराध के अभियुक्त जो है उसके ऊपर क्या धारा है, क्या अपराध है। दूसरा पॉइंट संक्षिप्त में तथ्य। तीसरा पॉइंट चार्जेस, कि उसको चार्जेस सुनाए गए जिसको लेकर एक्यूज ने क्या कहा। चौथा पॉइंट साक्ष्य, इंपॉर्टेंट है यहां पे, तो फिर भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस क्या है ब्रीफ में? ब्रीफ का मतलब क्या है? सिर्फ नाम लिखते हो आप। इसने जांच अधिकारी को पेश किया, इसने विटनेस पेश किए, इसने बैंक मैनेजर, ऐसे कि जांच अधिकारी पेश किया गया SPW1, विटनेस 1 पेश किया गया, SPW2 पेश किया गया, ये बैंक मैनेजर पेश किया गया, एक्सपर्ट पेश किया गया, और जो उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किए वो सब, सिर्फ इतना होता है। दोबारा बात कर रहा हूं, पहला पैरा में होता है अभियुक्त के ऊपर क्या सेक्शन है, क्या अपराध है। दूसरे पैरा में क्या होता है? संक्षिप्त में तथ्य। दूसरा पैरा जो संक्षिप्त में तथ्य है उसमें ये चीज ध्यान रखना कि आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? FIR, जांच के बाद चार्जशीट, और चार्जशीट में लिखोगे कि जो चार्जशीट सबमिट हुई उसमें कौन से अपराध की बात की गई है। फिर उसके बाद एक लाइन बनती है, चार्जेस सुनाए गए, समझाए गए जिसको लेकर उसने मना कर दिया। फिर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य क्या क्या है, सिर्फ नाम लिखे जाते हैं, सिर्फ नाम। फिर आ जाइए पांचवा पॉइंट, एक्यूज्ड को एग्जामिन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। CRPC हो तो 313, आपका BNSS हो तो 351, कि एक्यूज्ड को एग्जामिन किया गया जिसको लेकर उसने बिल्कुल शॉर्ट में, ये बिल्कुल शॉर्ट में निपटा, उसको उसने कहा कि भैया मैंने ऑफेंस नहीं किया, मेरे झूठे अपराध लगाए जा रहे हैं। फिर लाइन आती है फाइनल आर्ग्यूमेंट हर्ड। दोबारा बोल रहा हूं, पार्ट 2 यहां तक चलता है अपना, या एक ये भी बोल सकते हो, बट अभी यहां आ जाओ पार्ट 2। जो अपना पार्ट 2 है वहां कहां से चालू होता है, क्या लिखा जाता है सबसे पहले? जजमेंट। पार्ट 2 के अंदर क्या होता है? पार्ट 2 से चालू होता है पैरा नंबर। सीधा निपटाते हैं। पैरा नंबर 1 में क्या होता है? ब्रीफ फैक्ट, ऐसे लिख देता हूं, ब्रीफ फैक्ट के अंदर क्या ध्यान रखोगे कि बाद में क्या लिखना है? FIR, जांच, चार्जशीट, ये वाली लाइन, और फिर लिखोगे कि कोर्ट ने क्या लिया, प्रसंज्ञान या संज्ञान। दूसरा क्या लिखोगे? चार्जेस उसको, अपराध या आरोप उसको पढ़कर सुनाए गए। तीसरा क्या होगा? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, साक्ष्य, इनके सिर्फ नाम लिखोगे, जैसे अपने ने अभी लिस्ट बनाई थी ना PW1, बस सिर्फ नाम लिखोगे, भैया इसने IO को पेश किया गया, IO SPW1, ठीक है। ये सब हिंदी में भी PW1 ही लिखा जाता है, बस एग्जिबिट बन जाता है प्रदर्श। हिंदी में भी PW1 PW2 ही है। अब आ जाओ, कौन से वाला साहब? अच्छा हाँ हाँ, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, एक बार ये खत्म कर दो, अभी बताता हूँ। तीसरा हो गया, फिर आ जाइए चौथा। चौथे के अंदर आ जाएगा, जैसे आपने यहां तक लिखा ना भाई, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य क्या है, प्रैक्टिकली भी यही होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, उसको चार्जेस सुनाए जाते हैं, फिर वो मना कर देता है, फिर अभियोजन पक्ष का बुलाया जाता है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बाद 313 CRPC बोल दो या 351 BNSS मैंडेटरी है, कि कोर्ट उसको बुलाएगी ही बुलाएगी, कि भैया उनका ये कहना है, तुम्हारा क्या कहना है। वो जो बोलेगा कोर्ट मानेगी मतलब काउंटर नहीं करेगी। उसने कह दिया नहीं नहीं साहब वो झूठ बोल रहे हैं, आप केस का ट्रायल कर लो। तो चौथा पॉइंट फिक्स है कि अभियोजन के बाद ये होगा कि एक्यूज को क्या किया गया, एग्जामिन किया गया। किस सेक्शन में, किस सेक्शन में होगा? ये लिखना है, ऐसे लिखना है कि एक्यूज को एग्जामिन किया गया फलाने फलाने सेक्शन के अंदर, ये सब। यस, कोई भी डाउट? अब उसके बाद क्या लिखोगे? सीधा फाइनल आर्ग्यूमेंट निपटाएंगे अब अपने। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हर्ड
ताकि अब हम जजमेंट पे जा सके। भाई फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए ताकि अब हम क्या कर सकें, मुद्दे बना सकें और मुद्दे को निपटा सकें। अब ध्यान देना, जैसा अभी वो सवाल आया था, प्रदर्श बोल दीजिए या बोल दीजिए एग्जिबिट, ये किस लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पार्टी द्वारा केस के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किए जाते हैं, जैसे कि अपने जजमेंट राइटिंग में क्या सेट होते हैं, जैसे कि अगर डॉक्टर आ रहा है तो वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करेगा, वो उसका प्रदर्श बन जाएगा। अपनी जो बात बोलते हैं ना ये लोग, उसके सपोर्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो, जैसे मान लो पुलिस वाला कोई बात बोल रहा है तो उसके सपोर्ट में वो क्या पेश करेगा, एफआईआर की, देखो साहब एफआईआर में भी मैंने यही बात बोली है। जैसे कि विक्टिम अगर जिसके साथ पीड़ित जो है, अगर वो कोई बयान दे रहा है तो वो सपोर्ट में क्या पेश करेगा, एफआईआर कि साहब देखो मैंने जब एफआईआर दर्ज कराई तब भी यही बात बोली। या फिर अगर जो ये जांच अधिकारी आ रहा है तो वो बोल रहा है तो अपनी सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट पेश करेगा, जांच रिपोर्ट, जिसको आप फाइनल रिपोर्ट बोल सकते हो। तो वो उसको क्या बोलते हैं, प्रदर्श। वो जो भी जैसे सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस बनाना हो, 1 2 3 जो भी, फिर उसके बाद ये सेट होते हैं कुछ। अगर उन्होंने कुछ सर्च किया था उस समय सीज किया तो सीजर मेमो, ये पैट होते हैं। तो प्रदर्श किस लिए यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये सब पेश करते हैं उसको ये नंबर देते हैं, प्रदर्श 1 2 3, जिसको हम लिख देते हैं एग्जिबिट P1, हिंदी में लिख देते हैं। वैसे तो प्रदर्श भी लिख देते हैं, ऐसे प्रदर्श P1 भी लिख देते हैं, बट पूरा लिख दो। कोई भी डाउट? हाँ जी, यस, एक मिनट, एक मिनट अंतिमा, जिन्होंने पूछा था। हम्म, ये सर क्या करते हैं ना, जैसे ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट एक साथ पेश करते हैं। जैसे मान लो किसी, जैसे अब अपने बोल दें कि भाई मान लो पुलिस वाले ने क्या किया, मेडिकल रिपोर्ट, एफआईआर, 3 4 चीजें उसके साथ में, उसके के सपोर्ट में, तो वो करता है उसका एक ग्रुप बना देता है, जिसमें क्या हो, ए बी सी डी, आर्टिकल जिसको बोलते हैं वो। अब उसको एक ही ग्रुप बना के क्या कर देगा कि साहब ये जो आर्टिकल ए है, बी है, सी है, डी है, ये किस में आ जाएंगे, प्रदर्श 1 में। ये ऐसे कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल चलता है सर, हम नहीं करते, जजमेंट राइटिंग में अपने नहीं लेकर आते, क्योंकि जजमेंट राइटिंग इस लेवल तक जा ही नहीं पाती है ना। जजमेंट राइटिंग इस लेवल तक नहीं जाती, वो ये बहुत सिंपल रखते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल मान लो कि मोटा मोटी आपको पता हो बस। जो कोर्ट वाली जजमेंट राइटिंग है वो तो ये फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हो उसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, है ना। हमारे पास होगा इसे, अपने पास टाइम, अपने को टारगेट बनाना है जो अपने मतलब बार बार संडे का टेस्ट है, इसलिए बोलता हूं मैं कि संडे का टेस्ट अपने इसलिए लिख रहे हैं, 2 घंटे में हमको 80 नंबर का पेपर खत्म करना है, 2 घंटे में। हमारे पास एक जजमेंट के लिए हमको आधा घंटा रखना है, ताकि हम आधे घंटे में निपटा सकें। अगर हमारे पास आधा घंटा, अगर हम 2 घंटे में 80 नंबर का पेपर खत्म कर देते हैं, और जो हो भी सकता है, हम जजमेंट राइटिंग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, हमारा फ्लो बना होगा, हम सफिशिएंटली अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर दें। चलो अब आ जाओ। अब ध्यान देना, पार्ट 1 हो गया जिसमें हमने क्या किया था, पार्ट 1 में क्या, वो कोर्ट के नाम वगैरह। पार्ट 2 में क्या किया, पैरा चालू किए। पैरा कितने बनेंगे पार्ट 2 में, 6 7 जो भी बोल दो। पहला ब्रीफ फैक्ट, दूसरा आ जाएगा आपका कि भैया चार्जेस सुनाए गए, आरोप पढ़कर सुनाए गए। तीसरा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य क्या क्या है वो लिख देंगे। चौथा क्या लिख देंगे, एक अभियुक्त को जो एग्जामिन किया गया वो लिखेंगे। पांचवा फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। ध्यान देना, ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है जो एग्जामिनर पढ़ता है और ध्यान देता है, ये दो, आपको ये 2 पैरा लिखने ही लिखने हैं और अच्छे से लिखने हैं। एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने ये लिखे कि नहीं लिखे। क्यों, क्योंकि यहां से तो वो ये पढ़ लेता है कि अच्छा इनको प्रक्रिया पता है, यहां से वो ये पढ़ लेता है कि इनको प्रक्रिया पता है। बाकी ये सब तो सब लिखेंगे, चाहे सही लिखे, मतलब चाहे कोई कम लिखे ज्यादा लिखे, सब लिखेंगे। ये जरूर देखता है वो कि अगर ये है तो उसको लग जाता है कि हाँ। और एक जजमेंट राइटिंग में ध्यान रखना, आपका जो शुरू का जजमेंट राइटिंग से स्टार्टिंग होती है ना, ये चीजें बेसिक सी, ये बहुत मायने रखती है। वो जब पढ़ता है ना आपके जजमेंट राइटिंग को, जैसे उसने ब्रीफ फैक्ट पढ़े, आपने ब्रीफ फैक्ट को ऊपर से कट कॉपी पेस्ट किया, वो समझ जाएगा बच्चा ने तैयारी नहीं की है। जजमेंट राइटिंग के वो लॉ हो सकता है आपका बहुत अच्छा हो कि जजमेंट राइटिंग की तैयारी नहीं करके आया, इसको नहीं पता कि जजमेंट राइटिंग कैसे लिखनी होती है।
तो ये शुरू की जो चीजें है ना, ये आपकी इमेज क्रिएट करती है। और फिर आता है पार्ट 3, जहां से आपके नंबर बनते हैं। आ जाओ। सबसे पहला किसको क्या बोलते हैं अपने? इश्यू फ्रेमिंग। इश्यू फ्रेमिंग में हम क्या लिखते हैं? अब फैक्ट, केस के फैक्ट। हम ये नहीं लिखते कि भैया ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, हम केस के फैक्ट लिखते हैं। और यहां पर हमारे पास क्या फैक्ट है? नहीं, टाइम नहीं है, समय नहीं है, हमारे पास सीधा सा है कि क्या इसके पास फलानी तारीख तो है नहीं, फलानी तारीख फलानी समय को इसके पास से जो अभियुक्त है कृष्ण कुमार, इसके पास से नकली नोट पकड़े गए। हम ये लिखेंगे, ऐसा ही कुछ लिखेंगे ना। अब ध्यान देना, यहां पर हमारे को लिखते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप सेक्शन 180 लगा रहे हो तो 180 की इजेंशियल क्या है? दो मेन इजेंशियल है। एक, किसी के पास से नकली नोट पाए जाते हैं और उसको उस बात की क्या होनी चाहिए? जानकारी। दो चीजें लिखनी है, ये दोनों आपके इसमें लिखी होनी चाहिए कि भैया क्या, जो वैसे आपने बताया एलएच डेट एंड टाइम या कथित डेट और समय को एक्यूज के पास से नकली नोट पाए गए या फिर एक्यूज के पास नकली नोट थे, मतलब उसको नकली नोट के कब्जे में या फिर वो पोजेशन में था नकली नोटों की, नोइंग इट, जानते हुए भी। सिर्फ ऐसा मत लिख देना कि क्या वो पोजेशन में था। अरे भैया, इससे थोड़ी फर्क पड़ जाएगा, उसको पता भी थे कि नहीं। ये दोनों चीजें लिखनी है। कौन कौन सी? ये शब्द और दोनों लिखने हैं आपको, तब ये कंप्लीट माना जाएगा कि क्या एलएच डेट एंड टाइम को जो एक्यूज्ड है लिखना हो तो यहां लिख देना, जो एक्यूज्ड जो है कृष्ण कुमार was found in possession of counterfeit currency not knowing it to be counterfeited। ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नंबर 2, इफ यस कन्विक्शन, ये सिंपल रहता, अगर हाँ सजा का प्रावधान। कोई भी डाउट कुछ भी, जितने सेक्शन उतने इश्यू बनेंगे, जितने सेक्शन होंगे ना जजमेंट उतने। अब हमारे पास एक ही सेक्शन था तो एक इश्यू बना, ये दूसरा तो हमेशा रहता है। कोई भी डाउट? हाँ जी, नहीं नहीं, आप लिख दो वो लाइन। अगर आपको आपको जैसे इसमें मैं ऐड करवा दूंगा, आप सीधा लिख दो कि भैया उसके बाद जो है कि चार्जशीट वाज फाइल्ड, मतलब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने केस को कमिट कर दिया सेशन जज को। ये लिख दो, है ना, ये लिख दो, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, नहीं लिखना होता, नहीं लिखना होता। अब जैसे जैसे आप लोग को जैसा लगता है, मैं भी जब तैयारी करता था तब मेरे को भी ऐसा लगता था, तो जो लोग सिटिंग थे मैंने उनसे भी पूछा, तो उनका यार ऐसे थोड़ी होता है कि ये थोड़ी लिखना होता, आप जज हो, इस धारा के अंदर मैं कर रहा हूँ, क्या आपके पास तो ताकत, आपके पास पावर है, पता है कि आप ऐसा कर सकते हो, क्या आप तो वो सेक्शन लिखो जो है कि भाई अगर आप आरोप पत्र पेश हो रहा है तो किस धारा में पेश हुआ, क्या ये सब चीजें लिखी जाती है। जैसे हम आखिरी में लिखेंगे, हम ये थोड़ी लिखेंगे कि भैया फलानी धारा के अनुसार इस बंदे ने जितने भी सजा जांच के दौरान भुगती है वो कम की जाए, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। हम सीधा लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के समय जितना भी ये जितनी भी सजा इसने काटी है वो सजा कम कर दी जाए, बस ऐसे लिखेंगे हम। कोर्ट आदेश सुनाते, कोर्ट फलानी धारा, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए, यहां से अपना पार्ट चालू होता है। कौन सा? तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में इश्यू फ्रेमिंग बोल दो और फिर आ जाइए एप्रिसिएशन। ध्यान देना, यहां पर दो इंपॉर्टेंट होगा। इश्यू फ्रेमिंग तो हो गया, एक चलेगा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मतलब केस के अंदर आप कैसे पेश करोगे कि भैया अभियोजन ने क्या पेश किया, एक तो ये आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। फिर इसी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोर्ट का क्या कहना है और क्यों कहना है। और अपने कई बार बात कर चुके हैं कि जब भी आप क्यों, कि कोर्ट का क्या कहना है, भैया कोर्ट ये बोलेगी कि हाँ हाँ इसने अपराध किया है, क्यों, क्यों के अंदर सबसे पहले किस चीज से डील करोगे? किस चीज से डील करोगे? एविडेंस के अंदर किस किस मुद्दे से पहले डील करोगे? वो मुद्दा जिसको लेकर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस है, या वो मुद्दा जिसको लेकर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है? जिसको लेकर डायरेक्ट एविडेंस है, ये चीज ध्यान रखना, अभी अपने पढ़ेंगे। पहले अपने आते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पे कि वो कैसे करना है। सेट पैटर्न है, रटा रटाया पैटर्न है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये तरीका हाथ, मतलब हाथ आपका एक बार तरीका सेट हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे अब यहां पर अपने करेंगे, क्या होगा इस केस में?
अभियोजन पक्ष सबसे पहले जांच अधिकारी को पेश करेगा, जांच अधिकारी बोलेगा कि साहब मेरे को रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट के बाद मैंने सर्च किया, बिना वारंट बिना बोले मैंने सर्च किया, या बिना वारंट के बोल देगा कि मैंने बिना वारंट के सर्च किया, 2 लोगों की मौजूदगी में सर्च करने पर मेरे को नकली नोट पाए गए। कहां से? एक डब्बे से, जहां कपड़े क्लोथ रखने के लिए जो बॉक्स था उसमें से। मैंने जब इससे पूछा तो ये सही से जवाब नहीं दे पाए, यही बोलेगा। फिर वो सपोर्ट में किसको पेश करेगा? FIR, जांच, जिसको आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट बोल सकते हो, जो 2 गवाह है जिनकी प्रेजेंस में सर्च हुआ उनको, ये लिख देंगे। सेट पैटर्न है कि भैया हम क्या चालू करेंगे कि भैया जो ये प्रोसिक्यूशन है इसने अपना मतलब भार उतारने के लिए प्रोसिक्यूशन ने पहले किसको एग्जामिन किया? जांच अधिकारी को। जांच अधिकारी एज PW1। जांच अधिकारी ने क्या बोला? बस भाषा पकड़नी है। क्या बोला? सिंपल भाषा में क्या बोला कि साहब मेरे को रिपोर्ट मिली थी, मतलब जानकारी मिली थी, जानकारी के आधार पर मैंने इसके घर में सर्च किया, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर उसके बाद ध्यान देना, ये लाइनें याद रखनी है। ये जो वर्ड है ना, डिपोज, टेस्टिफाइड, बयान दिए, कथन किया, ये याद करने हैं, ऐसे लिखना है। अब आ जाओ, उसने क्या बोला हो गया। फिर उसके बाद हमेशा 3 चीजों पे आप काम करोगे। क्या बोला, सपोर्ट में क्या पेश किया जिसको हम बोलते हैं कोर्बोरेट, और तीसरा पॉइंट क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ। ये 3 पॉइंट पर हम बात करते हैं एविडेंस में। अभियोजन ने किसको पेश किया? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या बोला? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सपोर्ट में किसको पेश करेगा? बताओ किसको पेश करेगा? बताओ भाई, बस वो लिख देंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ? कुछ हुआ है क्रॉस एग्जामिनेशन में? नहीं हुआ, हम कह देंगे नहीं हुआ। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं करना। जो केस के फैक्ट आपके दिमाग में है ना, बस उसको सिंपल 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 लिखना है बस, कि भैया अभियोजन पक्ष ने इसको पेश किया, इसने क्या बोला। फिर 3 पॉइंट पे बात करोगे। क्या बोला, सपोर्ट में किसको पेश किया? क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद किसको पेश करेगा? वो बैंक मैनेजर। अभियोजन पक्ष ने बैंक मैनेजर को पेश किया, उसने क्या बोला? बैंक मैनेजर ने अपनी सपोर्ट में कुछ पेश किया, सपोर्ट में हमारे पास कुछ नहीं है, और फिर हम लिख देंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ। फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट को पेश किया, एक्सपर्ट ने क्या बोला, एक्सपर्ट ने सपोर्ट में क्या पेश किया, और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या। बिल्कुल सिंपल। अभी तो फैक्ट ही चल रहे हैं, हमने खुद से तो कोई मेहनत ही नहीं की अभी तक, सिर्फ लिख रहे हैं, बस रटा रटाया लिख रहे हैं, फैक्ट उतार रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? अब अभियोजन के साक्ष्य खत्म हो गए तो किसके साक्ष्य चालू होंगे? एक्यूज्ड के। हम पेश बोल देंगे, एक्यूज्ड के पास एक ही है तो हम बोल देंगे भैया एक्यूज ने क्या किया? अपने आप को पेश किया, DW1। एक्यूज ने क्या बोला? ये बोला। क्या एक्यूज सपोर्ट में कुछ पेश कर पाया? तो हम क्या लिख देंगे कि भैया एक्यूज जो है, कहां गया, कुछ पेश नहीं किया। मतलब अपनी कॉर्पोरेट अपनी सपोर्ट में कुछ पेश। जब उसने सपोर्ट में कुछ पेश ही नहीं किया, क्या क्रॉस एग्जामिन करोगे? उसके अकेले के बयान क्या ही मायने रखते हैं, बात खत्म। अब आ जाओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अपने ने जितना भी किया है ना, अगर उन बातों को आप 4 बार रीड कर लोगे, आप इस एक जजमेंट को मतलब लगातार 10 दिन कर लोगे ना, आप समझ जाओ क्या पैटर्न है, क्या तरीका है, सब ये इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने पे नहीं समझ आता कि यार ये हुआ कैसे। हर जजमेंट में आपको अलग तरीका मिलेगा, हर जजमेंट में आपको लगेगा पढ़ने कि हाँ अब आ गया, अब हम कर देंगे, और अगली जजमेंट में फंस जाओगे। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आपने जजमेंट पढ़ ली, आपके पास डिसीजन आपके दिमाग में, क्या डिसीजन है इस केस में? कन्विक्शन। क्यों? बताओ क्यों? क्या क्यों? मतलब आप ये कहोगे कि भैया क्योंकि तुमने जो गवाह पेश किए हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि उसने आपने सजा की है, अपराध किया है। कोर्ट ऐसे कहती है कभी? ठीक है, देखो जो जो क्यों होता है ना, ये तथ्यों के ऊपर होता है। जजमेंट राइटिंग फैक्ट का गेम है, लॉ का गेम नहीं है कि आपने एविडेंस लिख दी और आपका जजमेंट राइटिंग हो गया। नहीं, आप ये लिख रहे हो ना कि भैया कोर्ट का कहना है कि आपने ये अपराध किया है। क्यों कहना है? क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि आपके पास से कब्जा नकली नोट पाए गए। किस आधार पर? आधार पर PW1, आधार पर PW2, PW3 और सीजर मेमो, जो आप प्रदर्श बोल सकते हो। इस आधार पर ये जो चीजें प्रूव हुई, इस आधार पर कोर्ट का ये कहना है कि आपके पास नकली नोट पाए गए, इसलिए। और फिर बात आती है, साहब वो कह रहा है कि साहब मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर कोर्ट कहेगी कि भैया कैसे कह सकती है अब कोर्ट कि उसे नॉलेज थी?
कैसे कहेगी कोर्ट की उसे नॉलेज थी? देखो, हाँ, इसके अंदर क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट ये कहेगी कि भैया देखो तुम्हारे पास से पाए गए हैं, तुमने ये बात बोली कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं थी, पर तुम इस चीज को डिस्प्रूव भी तो नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारी पास से पाए गए हैं, तो प्रिजम्पशन तो यही रेज किया जाता है कि तुम्हें नॉलेज थी। काउंटरफिट का सेक्शन है, याद है कौन सा सेक्शन? तो ये बोलता है कि अगर आपके पास से नोट पाए जाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपको इसकी नॉलेज थी। हम शायद काउंटरफिट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं ना ऐसा, बताओ, काउंटरफिट की डेफिनेशन पढ़ लो, है समय, पढ़ोगे? पढ़ो काउंटरफिट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ ये भी लिख सकते हो आप, काउंटरफिट की डेफिनेशन में भी ये लिखा गया है, साक्ष्य अधिनियम भी यही बोलता है कि अगर आपके कब्जे से पाए जाते हैं तो कोर्ट ये मानेगा। काउंटरफिट की डेफिनेशन भी यही बोलती है कि अगर आपके पास से नकली कुछ भी पाया जाता है, चाहे कुछ नकली सामान हो, नकली नोट हो, नकली सिक्के हो, तो कोर्ट ये मानेगी कि आपको उसकी जानकारी थी, नॉलेज थी। तो हम कैसे लिखेंगे कि कोर्ट का ये कहना है कि आपके पास से पाया गया है, किस आधार पर? ये जो फैक्ट प्रूव हुए हैं। एक, कोर्ट का ये भी कहना है कि आपको नॉलेज थी, किस आधार पर? कि एक तो आपके पास से पाए गए तो ये प्रिजम्पशन है, दूसरी बात यह है कि आप इस चीज को डिस्प्रूव नहीं कर पाए, आप ये नहीं बता पाए कि आपने जो ये बयान दिए कि भैया ये किसी और ने दिए हैं, तो आप उसको पेश नहीं कर पाए। आप ये नहीं बता पाए कि भैया आपको नॉलेज नहीं थी, तो किस आधार पर? तो आप अपने सपोर्ट में कोई एविडेंस। अब इसी को हमको लिखना है और बहुत सिंपल लिखना है, घुमाना फिराना नहीं है कि इधर चले गए जी उधर, बिल्कुल शॉर्ट में सिंपल कि भैया कोर्ट का जो साक्ष्य है उनके उन आधार पर कोर्ट का ये कहना है कि जो ये अभियुक्त है, ये सीधा ऑफेंस लिखे कि ये जो अभियुक्त, कैसे भी लिख दो, चाहे लिख देना कि भैया जो ये अभियुक्त है इसके कब्जे से नकली नोट पाए गए हैं, किस आधार पर? जो एविडेंसेस, जो फैक्ट प्रूव हुए हैं, किस आधार पर? एविडेंसेस PW1, PW2, PW3, सीजर मेमो, इस आधार पर कि इसके पास से जो नोट पाए गए हैं वो नकली नोट है, और नकली मतलब नकली नोट, सॉरी, इसके पास से क्या, जो नकली नोट है वो इसी के पास से पाए गए हैं, और इसके पास जो नोट है वो भी नकली है, दोनों लिख देना। अब फिर आती है बात नॉलेज पे कि भैया इसको नॉलेज थी या नहीं, फिर कोर्ट लिखेगी कि भाई चाहे तो काउंटरफिट वाला सेक्शन लिख देना, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 लिख देना, या दोनों ही लिख देना कि इस आधार पर कोर्ट ये प्रिजम्पशन रेज करता है, भैया ये प्रिजम्पशन चलता है कि क्योंकि इनके पास ये नोट थे तो ये माना जाएगा कि इनको जानकारी थी, एंड उसके अलावा भी ये इस चीज को डिस्प्रूव नहीं कर पाए, कोई ऐसे एविडेंस नहीं पेश कर पाए जिसके आधार पर कोर्ट ये मान सके कि इनको इस चीज की जानकारी नहीं थी। इनका जो ये बयान था कि इनको जो नोट है किसी और ने दिए, इस चीज को भी ये डिस्प्रूव नहीं कर पाए। तो इन सभी आधार पर कोर्ट का यह कहना है कि नकली, ये जो घर से पाए गए नोट है वो नकली है, वो नोट, जो नकली नोट है वो इनकी जानकारी में थे, और मतलब इनकी जानकारी में थे और इन्हीं के कब्जे से पाए गए, बिल्कुल ऐसे लिखना है, सिंपल। और हमने सबसे पहले किस मुद्दे को डील किया? उस मुद्दे को जिसके ऊपर हमारे पास क्या थे? डायरेक्ट एविडेंस। कौन से वाला मुद्दा हमने पहले डील किया? कब्जे वाला। हमने नॉलेज का मुद्दा डायरेक्ट क्यों नहीं डील किया? क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे अब अपने इसमें पढ़ोगे ना आप कि भैया कोर्ट का ये कहना है इसके ऊपर कि भैया ये जो नकली नोट है जो अक्यूज की पोजेशन से पाए गए हैं वो, एक मिनट, ठीक है, कहा अच्छा काउंट, ये लिखा नहीं यहाँ पे, चलो कोई बात। नकली जो नोट है वो इसकी पोजेशन से पाए गए, किस आधार पर? ये जो PW1 और ये प्रदर्श वगैरह के आधार पर। फिर उसके बाद कोर्ट का ये भी कहना है कि भैया accused failed to give any explanation, accused failed to produce the person, thereafter ये भी कहा जा सकता है इसको नॉलेज है। इसके अंदर इन्होंने सेक्शन की बात नहीं की या लॉ की बात नहीं की, लॉ भी लिख देना, कानून के आधार पर ये है कि ये प्रिजम्पशन। देयरफॉर जो है कोर्ट का ये कहना है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया है, एक्यूज्ड इज हेल्ड गिल्ट, मतलब एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाना चाहिए किस ऑफेंस के लिए। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, ये आपको सीखना है। और कैसे सीखना है? जब भी ये लिखने बैठ, मतलब इस पार्ट पे आओ, 1 मिनट रुक जाना कि भैया कैसे लिखेंगे, इसने क्या किया, ये क्या, क्यों, और पहले किस पे डील करोगे? जो डायरेक्ट एविडेंस है उस पे लिखा, फिर उसके बाद ऐसे करते हैं, डायरेक्ट से उल्टा चलाओगे, जिसके ऊपर डायरेक्ट एविडेंस है पहले वो, तो उससे क्या आपकी अपने आप कहानी बनती जाएगी कि कोर्ट का कहना है कि इसके घर से नोट पाए गए, और जो नोट पाए गए वो नकली है, किस आधार पर? बैंक मैनेजर के आधार पर, इसके आधार पर, ठीक है। नकली नोट इसके कब्जे से पाए गए, किस आधार पर? इन आधार पर, डायरेक्ट एविडेंस थे। घर से पाए गए नोट नकली हैं, बिल्कुल। नकली नोट इसके कब्जे से पाए गए, बिल्कुल, कोर्ट के पास एविडेंस है। तीसरा, कोर्ट को यह है कि नॉलेज भी थी, कैसे? एक तो प्रिजम्पशन, दूसरा प्रिजम्पशन के बाद ये इस फैक्ट को डिस्प्रूव नहीं कर पाया। ये शॉर्ट में लिखे, मोटा मोटी,
देयरफॉर इस आधार पर अभियोजन पक्ष का, कोर्ट का ये कहना है कि अभियोजन ने अपने केस को प्रूव कर दिया है और एक्यूज गिल्टी होना चाहिए। ये है आपका पार्ट 3। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। यस, अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर आते आते ऑब्वियस हमारी मतलब ना एक तरह से हो जाएगा बस खत्म करो फटाफट। कोई भी डाउट अभी तक? यस, कोई भी डाउट? कंटिन्यू कर दूं? अब ध्यान देना, आदेश हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अभियुक्त जो है, अब एक्यूज जो उसको कन्विक्ट कर रहे हो, तो 3 जगह साइन होंगे। पहले आदेश पारित होगा, फिर सजा सुनाओगे, और फिर क्या होगा, एक लाइन आएगी। 3 साइन होंगे कन्विक्शन में। और एक्यूज में कितने होंगे, सॉरी एक्विटल में कितने होंगे, बरी में 2, क्योंकि आदेश में ही बरी कर दोगे, सजा का प्रावधान ही नहीं बनता। अब ध्यान देना, ये लैंग्वेज पे आपको कमांड बनानी है कि अगर आप उसको कन्विक्ट कर रहे हो तो ये कैसे लिखोगे, जिसको आप बोलते हैं कंक्लूजन, कैसे लिखोगे। आदेश की लैंग्वेज क्या होगी, आदेश की लैंग्वेज कैसे होती है, एक्यूज्ड कृष्ण कुमार सन ऑफ एज दिस रेजिडेंस ऑफ दिस हेल्ड गिल्टी फॉर ऑफेंस, ये लैंग्वेज होती है। आदेश कमांड की तरह होता है। कमांड की लैंग्वेज कैसी होती है कि अभियुक्त कृष्ण कुमार सन ऑफ ये एज ये यहाँ का निवासी, इसको भारतीय न्याय संहिता की धारा इसके अंदर अपराधी घोषित किया जाता है, ऐसे करके फिर सीधा साइन सेशन जज प्रसिद्ध साइन लिख दोगे, पोस्ट लिख दोगे, और सीधा ऐसे नहीं कोर्ट ऑफ ये कुछ नहीं, साइन पोस्ट और जगह। फिर आ जाइए सजा, कुछ नहीं सीधा, क्योंकि एक है सीधा लिख देना कि भैया दोनों पार्टी को सुना गया, कोर्ट का ये मत है कि इसको बरी मतलब इसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, और उसके बाद कोर्ट का ये कहना है कि इसको कितनी सजा होगी, सीधा 2 साल की सजा सुना दो, फाइन लगा दो 1 महीने की। अगर तीन चीजें लिखी जाती हैं, सजा, फाइन, फाइन नहीं पे करता तो कितनी सजा, 3 चीजें लिखी जाती है हमेशा, सजा, फाइन, फाइन नहीं पे करता, ये सब पैरा में चलेंगे। फिर उसके बाद ये 2-3 लाइनें हैं जो याद करनी है। ये याद करोगे कि अगर आप कन्विक्ट कर रहे हो तो कौन कौन सी पेट लाइनें हैं जो याद करनी है। एक कि भैया जो उसने पहले सजा भुगती है वो सब काटी जाएंगी। अगर उसने कोई बेल मतलब बेल पे है तो वो बेल बॉन्ड कैंसिल है, निरस्त किया जाता है, उसको कस्टडी में लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपराधी होता है वो अपील में जाता ही जाता है, तो कोर्ट क्या करती है, पहले ही उससे बेल बॉन्ड रखवा लेती है कि अगर अपील में जाओगे और अपीलेट कोर्ट में तुम्हारे को बुलाया जाएगा तो अभी बेल बॉन्ड दे दो, अभी से दे दो। हाँ जी, अगर ये अपील में जाएगा तो फिर कैसे करेंगे, और अगर ये अपील के लिए, हाँ जी, हम्म, नहीं आपकी बात तो सही है, पर अगर मान लो कोर्ट अगर कल को ये वो करता है, कितने साल की सजा है इसको, और 2 साल की सजा है, तो अगर मान लो 2 साल के अंदर अगर अपने लगाए सेक्शन कौन सा बनता है 489 सीआरपीसी, हाँ 389 सीआरपीसी सॉरी, तो उस केस के अंदर फिर कोर्ट क्या करेगी, छोड़ देती है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये लाइन लिख देना। हाँ, क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं जी 389 के अंदर अपीलेट कोर्ट नहीं, ट्रायल कोर्ट भी बेल देती है कन्विक्शन के समय। हाँ तो 389, हाँ नहीं नहीं आप बताइए, डाउट लिए डाउट नहीं रहना चाहिए। हम्म, नहीं ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो अपन लोग जो सेट पैटर्न फॉलो करते हैं ना, जो कोर्ट्स में भी रहता है कि कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ये कह देती है कि यार ऐसा करो, इससे ना बेल बॉन्ड का आदेश ले लो, कि अगर कल कोई अपील में जाता है तो इससे बेल बॉन्ड भरवा लो, कि भैया अगर तुम अपील में जाते हो, मान लो अगर तुम अपील में जाते हो और तुम उस चीज के लिए बेल लेते हो तो तुम पहले ही यहाँ बेल बॉन्ड जमा करवा दो। ये ऐसे लिखते हैं, आपकी इच्छा है आप चाहे मत लिखना, अगर आपको इस चीज को लेकर डाउट है ना आप मत लिखना, पर नॉर्मली इसको लिखवाया जाता है और लिखा भी जाता है, क्योंकि ये चीज वो देखते हैं, जो एग्जामिनर है ना 2-3 चीजें हैं जिसको वो देखता है। जैसे आप जैसे नहीं अपने नॉर्मल बात कर लें जुडिशरी में, नॉर्मली उनसे बात कर दें तो वो ऐसे कह देते हैं कि भैया लिख लो इसके अंदर कि अगर इन केस ऑफ अपील अपीलेट कोर्ट में जाता है तो उससे बेल बॉन्ड भरवा लिया जाए।
तो अगर आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ जाएगा। जब आपने, सीधी सी बात बोलता हूँ, जब आपने यहां तक इतना अच्छा कर दिया, अगर एक आधा पॉइंट नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट? ये अरे वो इन्होंने 489 सी आईपीसी लिखा हो, 180 बीएनएस लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, एक मिनट, इन्होंने यहाँ भी 437 है सीआरपीसी, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाइए सीज आइटम। अब ध्यान देना यार, इसके अंदर ये है आपकी इच्छा है, जब आप सजा सुना दोगे ना उसके बाद इतनी सारी लाइनें, एक दो कोई पॉइंट लिख देना यार, बहुत ज्यादा मत लिखना, ये बहुत ज्यादा पॉइंट हो गया, आप लोगों का समय ज्यादा लग जाएगा इसमें। तो आप क्या कर लेना, एक तो ये पॉइंट लिख देना, सीज आइटम वाला हटा दो, छोड़ दो, बना दो, ठीक है। एक ये पॉइंट लिख देना और एक ये पॉइंट लिख देना। बेल बॉन्ड वाला छोड़ दो, बेल बॉन्ड में मतलब जब अपने को पता ही नहीं वो बेल पे है या नहीं है, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। पर मत लिखो, समय लग जाएगा, समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, हमको जजमेंट खत्म करनी होती है, आखिरी तक आते आते अपने पास इतना कम समय होता है कि हमको ना बस सेकंड्स में खत्म करनी होती है चीजें। तो इसलिए क्या कर लो ना, इजी ये रहेगा कि आप यहाँ पर उसको सजा सुनाना, सजा सुनाने के बाद ये लिख देना कि जितनी सजा उसने पहले से काटी है वो कम कर दी जाए, ये छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सजा सुनाई है तो वो अपील में तो जाएगा ही, तो उस चीज का उससे बेल बॉन्ड भरवा लेना कि अगर अपील में जाते हो तो उस चीज के लिए पहले बेल बॉन्ड दे दो, कि अगर वहां जाना है एक ही काट दो बस, और कॉपी 3 लाइनें लिख दो बस, ये 3 पॉइंट याद रख लो। फिर उसके बाद एज यूजुअल साइन, सेशन जज, भरतपुर, और फिर जजमेंट, ये वाली एक लाइन आ जाएगी, इतना सा है। अब ध्यान दे देना, दोबारा बोल रहा हूं, कोशिश करना इस जजमेंट को दोबारा पढ़ के, दोबारा लिख के, मतलब लिखने की, जिनमें से जिन्होंने लिख लिया वो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने की, अपने हिसाब से लिखने की, और टाइमर बना के लिखना। कोशिश करना कि जजमेंट आपकी आधे घंटे के अंदर लिखी जाए, निपटा दो आप। जहां आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज समय बहुत खा रही है, कोई भी चीज उसको मार्क करो कि यार ये चीज समय खा रही है, अगर इसकी जगह इसको हम हटा दें तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, या इसकी जगह कुछ कम ज्यादा कर दे तो कुछ हो जाएगा क्या, अगर हो जाए तो वेल एंड बेटर है, वेल एंड गुड रहेगा अपने लिए। तो ये चीज देखो, इस चीज को पकड़ो। जैसे आप में से कोई ऐसा हो सकता है जिसका अभी भी ब्रीफ फैक्ट लिखने में चीजें ज्यादा लिख जा रहे हो, तो वो कंट्रोल करो। आप में से कोई ऐसा हो सकता है जिसको अभी भी इश्यू फ्रेमिंग में दिक्कत आ रही हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसको इश्यू फ्रेमिंग बाकी सब तो सही चलता है, जैसे ही वो आता है ना कोर्ट का क्या कहना है और क्यों कहना है, वो वहां फंस जाता है। उस चीज, हर किसी का कोई ना कोई एक ना एक पॉइंट कमजोर होगा, सारा नहीं होगा, तो जो कमजोर है सिर्फ उसको पकड़ो और उसको इंप्रूव करो। यस, अब कोई भी डाउट? जी जी, बिल्कुल है सर, कभी भी आ जाना आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी भी आ जाना। जी, कोई भी डाउट? यस, कोई भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कोई ऐसा जिसका कोई डाउट है, कुछ भी है? हाँ जी, वही मैं कह रहा हूं कि काट दो, कोई भी एक लाइन काट दो, इनमें से कोई भी एक लाइन काट दो। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये वाली लाइन काट दो, क्योंकि 2 साल की सजा सुना रहे हो ना, जब 2 साल की सजा सुना रहे हो तो उसका अधिकार है, अपील दोगे, अपील अगर वो जाता है उसका अपील का तो अधिकार है ही, 2 साल की कम से 2 साल से कम की सजा है तो आपको उसको बेल भी देनी पड़ेगी, तो इसलिए ये लिख दो, ये बेटर रहेगा, ये वाली लाइन लिख दो, है ना, क्योंकि उसको बेल देने का अधिकार है उसका फिर, क्योंकि वो 2 साल से कम की सजा है, वो आएगा तो आपको बेल देनी पड़ेगी कि साहब मैं अपील में जाना चाहता हूँ, आपको बेल देनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद कहानी ये बन जाएगी, या तो फिर सजा बढ़ा दो, लगे ना, सजा बढ़ा दो, 4-5 साल की सजा सुना दो उसको, ऐसा कुछ। हाँ जी,
हाँ काट दीजिए, 18 और 20 दोनों काट दो। ठीक है, अगर 2 साल से कम की सजा सुना रहे हो तो ये लाइन लिख देना, अगर 4 साल 5 साल सुना रहे हो तो फिर ये वाली, फिर क्या करना, फिर 18 वाली लिख देना, दोनों में से कोई भी। 18 तब लिखना जब 4-5 साल की सजा हो, 19 नंबर तब लिख देना जब 2 साल की सजा सुना रहे हो। ठीक है, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ जस्ट एक मिनट। हाँ क्या कह रहे हैं आप? अ, प्रमोद जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी हाँ जी। हम्म। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि वो तो पुलिस वाला कह रहा है ना, कोई बंदा आए जो बोले कि भाई साहब उसने यूज किए या साहब वो मेरे को दे रहा था, पुलिस वाले के कहने से थोड़ी आप लगा दोगे। हाँ जी बिल्कुल जी, क्लास ओवर है, आप जा सकते हो, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। कल मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग उसको पढ़ना। ठीक है, कोशिश करना, जैसे आप में से कई लोग हैं जिन्होंने भेजा है, मैं अभी चेक करके आपको आंसर भेज दूंगा। आप लोग उसको पढ़ना, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, कोशिश करना उस पर थोड़ा बहुत सर्च करने की, फिर अपने उसको करेंगे। ठीक है, हाँ जी कल भी सेम ही होगी जी, शेड्यूल सेम ही है, 2 बजे, 4 बजे। बस आज जैसे बीएनएसएस नहीं हो पाया था तो आज होगा, क्योंकि आज वो जुडिशरी का सिलेबस डिस्कशन हो गया था। 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे। 3 ईयर वाला क्या ही करें अब, वेट कर सकते हैं, देखो अपने तो हाथ में यही है। बाकी देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा दिन रोक के भले ही, ऐसा कर दें कि ये 3 ईयर हटा दें, बस कुछ भी करें पर हटा दें, भला हो जाएगा काफी बच्चों का भाई। नहीं यार, 3 ईयर रूल कहीं से भी सही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ मतलब कुछ भी कर दें, कम कर दें, बच्चों को कैसे ना कैसे रिलैक्सेशन दे दें। आप 1 साल कर दो, 1 साल बहुत होता है, आप 1 साल कर दो, 1.5 साल कर दो, क्योंकि 1-1.5 साल तो चलो तैयारी में भी लग जाता है। 3-3 साल भाई, अब देखो हम लोग पहले नहीं पता होता था इतना। अब जैसे अब ज्यादातर तो ऑब्वियस लड़कियां ही हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करती हैं, और मेन है भी हमारा ऑनलाइन का, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लड़कियों के लिए हो रही है इस समय। भाई 3-3 साल कौन वेट करवाता है? तो फिर हर कोई या तो जॉब मतलब अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ रहा है कि क्या करे फिर, तो वो गलत ही है ना। देखो ये बात भी सही है भाई, जो एडवोकेट बन गया और जिसका मतलब जो ऑब्वियस 2-3 साल में अपनी एडवोकेसी सेट कर गया, वो क्यों आएगा इन पे, वो क्यों आएगा इन। हम्म। नहीं सर देखो, अगर आपको लगता है कि एडवोकेसी वाला अपने से नहीं हो पाएगा और अपने जुडिशरी कर सकते हैं, 1-1.5 साल मतलब देकर देखें तो चांसेस हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई, दो, बिल्कुल दो, क्योंकि इतना समय तो 1 साल देने में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अपना हो जाए। देखो वेट तो चाहे 3 साल भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर बात वो आ जाती है ना कि भाई 3 साल बाद तो आप पहली बार पेपर दे सकते हो, उसमें नहीं हुआ फिर और आगे चलोगे, तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा ना। हाँ वही तो, 3 साल, और लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, देखो भाई ऑब्वियस है भाई, एक तो पहली बात तो लॉ की डिग्री 5 साल की है, उसी में इतना समय लंबा समय लग जाता है, फिर उसके बाद 3 साल और वेट करवाते हैं, फिर 3 साल बाद आप पेपर, या तो लॉ की डिग्री कम कर दो, फिर सीधा 12वीं के बाद आप लॉ कर सकते हो, या तो वो कर दो कि भैया कोई ग्रेजुएट कुछ नहीं, 12वीं के बाद लॉ, लॉ के बाद 3 साल, चलो वो तो फिर भी एडजस्ट हो जाएगा। नहीं अभी तक तो इन्होंने नहीं रखा है, 3 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। 27 अप्रैल में होंगे, 26 चल रहा है ना। हाँ तो साहब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर 27 अप्रैल में होंगे तो अपने को तैयारी करनी चाहिए, रीजन एक ही है, अगर
राजस्थान आता है तो ठीक है, या फिर एमपी आता है तो ठीक है, दोनों का सिमिलर सा सिलेबस है और तैयारी करनी चाहिए अपने को, क्योंकि इतना समय लगता है। आज भी अगर अपने तैयारी करते हैं तो 6-8 महीने तो पता ही नहीं लगते कहाँ निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, लगता है, समय लगता है ऐसे, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में नहीं होता है। अब आप लोग टेस्ट दे रहे हो, आप लोगों को भी जो लोग संडे का टेस्ट, हमारे क्या संडे का टेस्ट होता है, तो जो लोग संडे का टेस्ट दे रहे हैं, कितने बहुत मेहनत, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब भी आप देख रहे हो कि यार इतना पढ़ने के बाद भी भूल जा रहे हैं अगले दिन, क्योंकि आदत नहीं है ना हमको वैसा पढ़ने की। हमको तो सीधा आदत है कि बस पढ़ लो, लिख दो, कैसे भी नंबर दे ही देंगे, हमको वो आदत है। हम लोग को नहीं नहीं, आप बिल्कुल आओ, कभी भी आना। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन की कैसे, मेरा एक ही मत होता है, अगर आप खुद से डिसिप्लिन हो, आप खुद से सिंसियर हो, खुद से खुद को नहीं कर सकते हो, पुश कर सकते हो कि पढ़ ले, नहीं छोड़ दे, तब तो है ऑनलाइन बढ़िया। अगर नहीं कर सकते हो, आपको ये कि नहीं यार मैं खुद से नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे को तो चाहिए कि भाई बैठा रहूंगा तो नहीं, क्लास में बैठा रहूंगा तो मैं खुद ही इधर उधर नहीं होऊंगा, बंधने वाला, कि मेरे को तो कोई बांध के बिठाए तो ही मैं पढ़ सकता हूँ, फिर ऑफलाइन ही है, फिर ऑनलाइन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ऑफलाइन, चाहे किसी का भी ज्वाइन करना। बट अगर आप ऑनलाइन ऐसा है कि बस ठीक है पढ़ लिया, खुद से नहीं पढ़े, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो छोड़ दिया, फिर ऑनलाइन मत करना, फिर ऑफलाइन ही करना। ऑनलाइन सिर्फ वो लोग करो जो खुद से डिसिप्लिन में रह सकते हो, कि खुद से पढ़ सकते हो, टाइम टू टाइम क्लास खुद से कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, सीधी सी बात है, हम लोग क्लास आते हैं तो हमें ठीक है सब दिख रहे होते हो, आप लोग के नाम आ रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, बट हम लोग ये थोड़ी करेंगे कि मैसेज ही तो डालते हैं, हम लोग ये थोड़ी हाँ भाई क्लास नहीं आए। अब ऑफलाइन जो बच्चा आता है ना, अगर वो मान लो जैसे अभी एक गुड़िया आती है, तो वो समवेयर अराउंड 2 बजे क्लास होती है, तो वो रोज 11 बजे आ जाती है, 3 घंटा पहले, कि खुद से पढ़ लेती है। अब अगर वो किसी दिन 11 की जगह 11:30, तो हमारे को खुद को फोन करके पूछ तो ले। ऑफलाइन में ही होता है, कुछ भी हो होता है। तो उसमें क्या है, जो बच्चे खुद से नहीं पढ़ सकते उनके लिए तो है ऑफलाइन बढ़िया, पर जो खुद से पढ़ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन बढ़िया है, क्योंकि ऑनलाइन आपका टाइम बचाता है। 5 मिनट पहले भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप अपना पढ़ो, 5 मिनट पहले उठो, क्लास। ऑफलाइन में नहीं है, ऑफलाइन में आने का आधा पौना घंटा, क्लास के बाद का आधा पौना घंटा वो खराब होता है। तो ये दोनों के प्लस माइनस है, जैसा आपको कंफर्ट, जिसमें आप बेस्ट अपना कर सकते हो ना, आप वो करना, है ना। चलिए जी, ओके जी, क्वेश्चन करना ठीक है, कल मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ। हाँ जी। हम्म। वो ना ऐसी सी लाइन है, अपने लाइन लिखते हैं ना, जैसे अपने ने यहाँ कहाँ गया ये, तो अच्छा सॉरी, ये अपने लाइन लिखते हैं ना यहाँ पर कि भैया चार्जशीट पेश हुई, एफआईआर हुई, जांच हुई, चार्जशीट पेश हुई और कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, हम ऐसे लिखते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर बस अपने ऐसे लिख देते हैं, एफआईआर दर्ज हुई, जांच हुई, जांच के पश्चात चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट किसमें पेश हुई? चार्जशीट पेश हुई कहां पर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने, और कोर्ट ने क्या किया, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केस को कमिट कर दिया सेशन कोर्ट को, और सेशन कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। फिर वो एक लाइन एक्स्ट्रा बन जाती है। ग्रुप में मैंने शेयर नहीं किया क्या? कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, है ना। तो ये एक लाइन बढ़ जाती है कि हम बस एक लाइन लिख, जैसे यहाँ पर तो हम क्या निपटा देते हैं, वैसे निपटा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट कि भैया क्योंकि अपने कोर्ट लिखा ना, अपने जेएम कोर्ट नहीं लिखा, अपने सीधा लिख दिया कोर्ट, तो मैंने स्किप कर दिया। बाकी आप ऐसा लिख सकते हो, भैया चार्जशीट पेश हुई न्यायालय मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय मजिस्ट्रेट ने केस को कमिट किया और सत्र न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लिया, तो आप ऐसा लिख सकते हो। हाँ सिर्फ सेशन कोर्ट की, क्योंकि कमिटमेंट कमिटल तो सेशन कोर्ट में ही होता है ना। ये मैंने कर दिया ग्रुप में शेयर, देख लेना एक बार। ठीक है, ओके जी, वेलकम जी, ओके जी।